मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से जो है 9वीं कक्षा में स्वागत है। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत हम जो है एक नया अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। एक बहुत ही रोमांचक है। इसका शीर्षक जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यह जो है दूसरा अध्याय है। यदि आपको जो विषय जो है अध्याय जो है घटाया नहीं गया है तो यह तीसरा अध्याय बन जाएगा। इसीलिए मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद यदि फिर से जो सर्कुलर आता है सीबीएसई द्वारा तो मैं आपको पहला अध्याय यदि उसे फिर से ऐड करते हैं तो मैं बाद के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो देखा, बचेंद्री पाल का जो है जन्म जो है 1954 में हुआ। अभी वह जीवित हैं और उनका चित्र जो है आप उनका पूरा जो जीवन है पहाड़ों में चढ़ना उनका जो है बहुत ही बड़ा उद्देश्य रहा और वह सफलतापूर्वक चढ़ गए। एवरेस्ट को जो है उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसीलिए वे पहले भारतीय एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला के रूप में जाने जाते हैं। इनका हमने जो है विस्तृत जो है लेखिका परिचय जो है हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत देखा। और आज जो है हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त पिछला जो विवरण, कथा का विवरण जो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि एवरेस्ट अभियान दल जो है 7 मार्च को जो है दिल्ली से काठमांडू चले गए और वहाँ पर जो है पहले से ही अग्रिम दल जो है वह ये एवरेस्ट का शिखर जो पहाड़ों में जो भी कठिनाइयाँ हैं वहाँ पर अस्थाई फूल हो, सभी जो है अग्रिम दल इनके लिए तैयार करने के लिए चली गई है। और इनकी जो पहली बेस कैंप वहाँ पर लगा था सागर माता जो नमचे बाज़ार में। और वहाँ पर जो है नमचे बाज़ार यह पहुँचने पर वहाँ पर ज़्यादातर जो है शेरपा रहते हैं, उनको शेरपा लैंड भी कहा जाता है। वहाँ से उन्होंने पहली बार जो है नमचे बाज़ार को यानी एवरेस्ट को जो है सर्वप्रथम वहाँ से ही उन्होंने देखा। जैसे आप सोच लीजिए, आपको कोई वस्तु आज तक आपने देखी नहीं है, वो पहली बार देखते हैं तो आपको कैसे आश्चर्यचकित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बचेंद्री पाल जो है सर्वप्रथम एवरेस्ट को उन्होंने देखा, निहारा यानी देखा। तो यह जो है नेपालियों में यानी नेपालियों में इसे क्या कहा जाता है, सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या क्या विशेषता है ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा, उसे संक्षिप्त विवरण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि एवरेस्ट की जो बर्फ़ है वह बर्फ़ जो है वह फ्लूम की तरह उड़ रहा है। क्यों ध्वज की तरह वह क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पर 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा गति से जो है वहाँ पर जो है हवा चलती है तूफान की तरह। और इस समय जो है बर्फ़ के जो सूखे कण हैं उस हवा में जो है उड़ने लगते हैं, वह जो है ध्वज की तरह लगने लगता है। यह जो है इसकी लंबाई जो है 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो चढ़ने वाले पर्वतारोही, खासकर दक्षिण पूर्वी पहाड़ों पर जो चढ़ने वाले ऐसे तूफानों को झेला जाता है। और ये कुछ भी हो, लेकिन बचेंद्री पाल को जो है इस एवरेस्ट के प्रति, चढ़ने के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और कठिनतम चुनौतियों को सामना करना चाहती थी, क्योंकि उसने मन में बना लिया था कि मुझे एवरेस्ट को चढ़ना ही है। तो यहाँ तक जो है हमने विवरण जो है देखा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, जो अगला जो कैंप लगने वाला था वहाँ पर पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो देखिए, एवरेस्ट जो है चढ़ना उतरना
शेरपाओं का जो है कूली मजदूर होने के कारण हर बार चढ़ना उतरना होता था। जब ये पैरिच पहुँचे एक स्थल, वहाँ पर इन्होंने बीच में एक समाचार सुना कि शेरपा जो नेपाली पहाड़ी मजदूर है उनकी एक मृत्यु हो गई है। दुखद समाचार उनको मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ के धसकने से यानी फिसलने से लोस्ते की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान जो है नीचे खिसक आई थी। यहाँ पर पैरिस जो है आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में नेपाल के अंतर्गत जो है पैरिस, ये जो नीचे का हरा भाग दिख रहे हैं ये इंडिया का जो है सीमा है। उसके बाद जो ये नेपाल का भूभाग है, उसके अंतर्गत जो है हिमालय के पर्वत के पैरिस जो है पहला कैंप था, वहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। वहाँ पर एक न्यूज़ उन्होंने सुना कि एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि लोस्ते के जो है वहाँ पर पहाड़ी जो है धसकने के कारण और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। वहाँ पर जो है जब शेरपा चढ़ते समय उनकी एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। आपको पूछा जाता है कि कितने 16 शेरपा कुलियों में से कितने घायल हुए और कितनों की मौत हो गई, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 की मृत्यु और 4 घायल हो गए। तो आपको समझ में आया होगा। एक तो नेपाल के काठमांडू में पहुँचे, वहाँ पर नमचे बाज़ार में पहली बार जो है वो उन्होंने सागर माता यानी एवरेस्ट को निहारा था। और उसके बाद जो है पहला 26 मार्च को उनको पेरिस पहुँचे, वहाँ पर एक दुखद घटना उनको सुनने को मिली। आगे देखेंगे क्या होता है। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद यानी उदासी को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। देखिए अभी यह पहली जो पड़ाव है और यहाँ पर उन्होंने एक दुखद घटना सुनने के वजह से सभी के चेहरों पर जो है अवसाद यानी उदासी छाई हुई थी। हमारा क्या होगा, इसके लिए उनमें जो है जान भरने के लिए कर्नल खुल्लर ने जो है स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान खतरों को कभी कभी तो मृत्यु भी हमें जो है स्वीकार करनी होगी। ऐसे उन्हें जो है धाड़स बांधते हैं। चलिए आगे क्या होता है। एक तो उनकी जो एक दुखद घटना की वजह से उनका मनोबल जो है उदासी के में यानी मनोबल को कम करने के बजाय कर्नल खुल्लर ने जो है उन्हें जो है बल दे दिया। तो देखेंगे आगे क्या होता है। उपनेता प्रेमचंद जो हैं पहले अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अग्रिम दल के नेतृत्व करने वाले का नाम क्या है, तो उपनेता प्रेमचंद। 26 मार्च को पैरिस लौट आए। उन्होंने हमारी यानी तो देखिए पहला जो इनका पेरिस में बेस कैंप लगा हुआ था, उपनेता प्रेमचंद जो है अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे थे और वह वापस यानी एवरेस्ट को सफलतापूर्वक चढ़कर जो है वापस आ गए थे। ये आपको ध्यान में देना है, बहुत सारे यहाँ पर नाम आते हैं। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो वह पहले चढ़कर आए थे, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, यह उन्हें जो है पहली बाधा जो है खुम्बू हिमपात उससे बचने की जो है अवगत यानी उसे जागृत करने के लिए उन्होंने बताया। ठीक है, पहले
अवगत कराया, किसके? खतरे के बारे में, खुम्बू हिमपात से हमें बचना है। तो चलिए, उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर कैंप 1 लगाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चढ़ते समय जो है बहुत ही किलोमीटर के हिसाब से जो है उनको चढ़ना पड़ता है। तो लगभग जो है 6000 मीटर पर इन्होंने, यानी लगभग 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर बोलिए, वहाँ पर कैंप 1 लगाया है। यानी कैंप 1 की जगह से जो है डायरेक्ट आप सीकर के जो पीक को है आप रीच यानी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल इन्हें कैंप 1 यानी ऊपर से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 यानी नीचे से जो है कैंप का इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर ऐसे क्रमांक नहीं दिया है। जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो वहाँ तक का जो रास्ता साफ कर दिया है, बहुत सारे बर्फ़ वहाँ पर गिरती है, रास्ता फिर से जो है वो मिट जाता है, इसीलिए इन्होंने अग्रिम दल वही काम करके आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि फूल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। तो पहली बार जो है महिला वहाँ पर चढ़ाई करने के वजह से जो है अग्रिम दल ने उस चढ़ने के समय जो है वहाँ पर पुल बांधा गया था, कृत्रिम पुल, रस्सियाँ बांध कर आए थे ताकि उनको पता चले, झंडियों से रास्ता चिन्हित किया था कहाँ हमें जाना है, किस ओर, सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा किया था। ठीक है, जायज़ा करना यानी चेक कर लिया था। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ग्लेशियर जो नदी हम ब्रह्मपुत्रा, यमुना, सरस्वती नदी कहते हैं, वैसे ग्लेशियर के भी जो है बर्फ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। बर्फ़ का गिरना जो है अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। एक तो इन्होंने सभी चिन्हित किया था, झंडे गाड़े थे, रस्सियाँ बांध कर आए थे और वहाँ पर जो है रास्ता बनाया था, फूल बनाए थे। ये जो है ग्लेशियर की नदी के वजह से पिघल गई, तो ये सब जो है हम बनाया, जो भी बनाया उस पर पानी फेरने का काम जो है कर सकता है। अनिश्चित या अनियमित बदलाव के कारण जो है हम किए कराए पर जो है व्यर्थ हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ये लोग तो जो हैं अग्रिम दल के पहले ही कर आए हैं। यदि वो सूचित कर रहे हैं कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और यहाँ पर जो है हिमपात होता ही रहता है, अनियमित अनिश्चित होने के कारण जो है कुछ भी हो सकता है और आपको दोबारा जो है और इसका यानी आपको चिन्हित करना पड़ेगा और रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। देखिए, पहले जब पेरिस पहुंचे थे 26 अप्रैल को, तभी एक शेरपा कुली की मृत्यु और 4 घायल की, इनको जो है दुखद घटना मिलने पर ये उदास हो गए थे। और उसी प्रकार बेस कैंप में पहुंचने के बाद, आप बेस कैंप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह लगाया जाता है। खबर मिली जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। यानी जलवायु अनुकूल, जलवायु यानी ऑक्सीजन कह लीजिए, उसकी जो है आपूर्ति के कारण, ठीक है, अनुकूल, ठीक से अनुकूल न होने के कारण एक रसोई घर यानी खाने पकाने वाला जो है रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जो रसोई को सहायता करता है उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। इसी ऐसे दुखद घटना सुनते सुनते इनका जो इनकी सोच यानी आशाजनक स्थिति में थी, ये आशाजनक स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इन्होंने हम पहुंचेंगे, हम एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचेंगे, इसमें बाधा डालने का काम जो है ऐसी दुखद घटना
उन्हें मिलने लगी थी। चलिए समझ में आया आपको। बेस कैंप जैसे ही आए वहाँ पर जो उन्होंने एक मृत्यु की खबर सुनी, जो रसोई सहायक उसकी किस तरह मृत्यु हुई ये भी आपको पूछते हैं। जलवायु अनुकूल न होने के कारण उसकी रसोई सहायक की मृत्यु हो गई, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले दो बार देखा था। एवरेस्ट को जो है मैंने 2 बार देखा था, लेकिन एक धुरी से, जो भी चीज़ देखा था वह धुरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। देखिए एवरेस्ट एक ही नहीं दिखता, अन्य श्रेणियां भी आपको दिखने लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणियाँ यानी और भी छोटे छोटे पहाड़ पर्वत श्रेणी कह सकते हैं। मैं बहुचक्की होकर खड़ी रह गई। बहुचक्की यानी हैरान, ठीक है, आश्चर्यचकित। लोस्ते और नोस्ते की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। सी बीच जो ग्लेशियर की नदी है उसे यह निहारती रही, यानी देखते ही रह गई। लोस्ते और नोस्ते ये ऊंचाइयों में घिरा, यानी उसमें घिरा हुआ ये बर्फीला टेढ़ी मेढ़ी नदी को वह देखकर निहारती ही रह गई। चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है। कहानी थोड़ी लंबी होने के कारण आपको जो है पहले का भी याद होना चाहिए कि उन्होंने 7 मार्च को काठमांडू आए थे। वहाँ से पहली बार जो है उन्होंने हिमालय को देखा, यानी एवरेस्ट को देखा था। उसके बाद जो है 26 मार्च को पेरिस पहुंचते हैं। वहां पेरिस में एक दुखद घटना सुनने के बाद उनका जो मनोबल जो है कर्नल खुल्लर हौसला बढ़ाता है। और अग्रिम जल के नेता जो थे उपनेता प्रेमचंद, उन्होंने सभी बताया कि बेस कैंप एक जो है 6000 मीटर पर लगाया गया है और कृत्रिम वहाँ पर हमने सभी जो है झंडियाँ लगाना, रस्सियाँ बांधना, ये सब वहाँ पर किया है। लेकिन एक अनिश्चित बदलाव के कारण ये फिर से जो है हम गवा भी सकते हैं। ऐसे बेस कैंप पर यहाँ तक जो है हमने देखा था। तो चलिए आगे। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात यानी जो बड़े बड़े खंड होते हैं, बर्फ़ों के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना, वो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, उसे हम हिमपात कहते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। यदि देखिए बर्फ़ में आप पानी डालेंगे तो वह पिघलने लगता है। इस कारण जो है वहाँ पर ग्लेशियर नदी बहने के कारण बर्फ़ में जो है अक्सर हलचल होता रहता है, कभी धसकने का, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। पानी का अंश होने के कारण जो है बड़े बड़े बर्फ़ जो है तत्काल ऐसे ही जो है गिर जाते थे। अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, ठीक है। ये विशेषता बताए रही कि ग्लेशियर जो है जब ऐसे बहने लगती तो खतरा जो है मंडराने लगते थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी हलचल जो है मची होती थी। कभी कभी जो है जो बर्फ़ का जो है वह धसकने लगता था। सीधे धरातल पर दरार यानी छेद, ठीक है। सीधे धरातल पर छेद, दरार यानी क्या होता है अर्थ, छेद पड़ने का विचार, और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदुर यानी जब जो बर्फ़ है वह दरार पड़ती है तो हिमविदुर यानी दरार जो है बड़ी प्रमाण में बीच में से जो है खुल जाना, उसके अंदर आप जो है अंदर गिर भी सकते हैं, खड्डे जैसे बन जाता है वो, में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमें संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों के प्रतिदिन छूता रहेगा। तो देखिए ये तो पहली बार
यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो है आरोहियों को, जो पहले ही चढ़ चुके हैं, आरोहियों को चढ़ने वाले हैं, और कूलियों को जो शेरपा हैं, ये हमेशा ऐसे जो घटनाएं हैं वो छूते रहते हैं, क्योंकि वो उनका काम ही होता है कि वो मज़दूर हैं, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना उनका लगा रहता है, यानी छू जाना, यानी छूता रहता है ना, हर दिन वह देखते रहते हैं ऐसे माहौल को। ठीक है, इस तरह आज हमने जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो बचेंद्री पाल खुद यहाँ पर बता रही है, आपको भी ऐसे महसूस हो रहा है कि बचेंद्री पाल के साथ हम भी उनके साथ मौजूद हैं। अब तक जो है हमने इसका वर्णन जो है किया है, इसका अगले का विवरण जो है किस तरह आगे उन्होंने और जानकारी हासिल करते हैं और चढ़ाई को किस तरह प्रारंभ करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।